हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्य निषेध कांस्टेबल भर्ती के लिए साइंस के यानी कि सामान्य विज्ञान के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज का यह सेशन रहने वाला है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को, ये जो घंटी का निशान दिख रहा है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार मध्य निषेध से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन नहीं है। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे आप कि 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इसमें से जो मादा लिंग हार्मोन नहीं है वो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष लिंग हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन जो है ये तीनों मादा लिंग हार्मोन हैं। क्लियर। उसके बाद पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रोस्टेट ग्रंथि किस में पाया जाता है, मादा में या पुरुष में। तो केवल यह पुरुष में पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। देखिए, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसको किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या पूछे उसको x मान लेना है, यानी कि मैग्नीज को आप कितना मान रहे हैं, आप x मान लीजिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, यहाँ ये K क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये पोटेशियम जो है स्टेबल हो जाएगा ना जी, बिल्कुल ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक हो गया, यानी कि ये त्याग रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ प्लस होता है तो इसको प्लस लिखेंगे नहीं, इसको गुना कर दीजिए। कितना पोटेशियम है, 1 पोटेशियम है। प्लस मैग्नीज का हमें निकालना है तो हमने x माना हुआ है, x मान लीजिए। कितना मैग्नीज है, तो एक ही इसका जो है यहाँ पर मैग्नीज है, तो यहाँ पर 1 गुना कर सकते हैं, कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये इसका विन्यास कितना हो जाएगा, 2 और 6। ये कितना ग्रहण कर लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो ये 8 हो जाएगा इसका आउटर सेल में, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो 2 ये ग्रहण कर रहा है, यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, ग्रहण करेगा तो माइनस, जितना ग्रहण करेगा उतना यहाँ -2 हो गया। ये त्यागा था 1, तो इसका 1 त्यागा था, तो ये +1 यहाँ हमने लिखा था। ठीक है। अब कितना है ये ऑक्सीजन, तो 4 है, तो मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना, 0। अब सॉल्व कर दीजिए, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूना -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए, ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये -7 हो जाएगा, और -7 जब इधर आएगा राइट हैंड साइड में तो +7 हो जाएगा। तो यही तो x यानी कि मैग्नीज का कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक बार और देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ जाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा है, तो ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। हाँ, कि टमाटर का लाल रंग जो होता है ये किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल जो होता है यह लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है। मेलानिन जो है यह एक प्राकृतिक रंजक होता है जो त्वचा, बालों और आँखों की पुतली को रंग प्रदान करता है, और यह परावैंगनिक किरणों के विरुद्ध इनकी सुरक्षा करता है। उसके बाद देखिए, कैरोटीन के कारण जो होता है गाजर का रंग लाल होता है। विटामिन के कारण जो होता है चुकंदर का रंग लाल होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, लवण मृदोभित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैंने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का वीडियो आपको कवर करवा दिया है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर करवाया है,
उसके बाद प्रैक्टिस सेट मैं लगातार आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो करीब हमने 20 से 25 वीडियो कवर किया हुआ है अब तक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, और नवीकरणीय और नवीकरणीय, और नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, आपको समझ में आ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि अक्षय ऊर्जा जो है, इनका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जा है उनका स्रोत जो है वो सीमित है, एक बार खर्च होने के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ गए, अनवीकरणीय क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। बाकी पवन, जल और सूर्य जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, यानी कि इसमें सभी के सभी धातु हो। तो देखिए इसमें सभी धातु हो जाएगा, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम, ठीक है, ये सभी धातु। यहाँ पर देख लीजिएगा ये नाइट्रोजन है जो कि गैस है, ब्रोमीन जो है ये भी धातु नहीं है, कार्बन भी धातु नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है, ये समूह पूरा का पूरा धातु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स ये मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडेला है और मोल है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें से जो है नहीं है कौन सा, ये पूछा गया है, तो ओम राइट आंसर इसका हो जाएगा, ओम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर। गैमेक्सिन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, C6H6Cl6 होता है। ठीक है, डीडीटी का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो C14H9 और क्लोरीन 5 होता है। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, ये आपको पता है। तो पूछा गया है कि ये तीनों जो है महत्वपूर्ण यौगिक हैं, तो देखिए सब में क्या है, क्लोरीन आ रहा है, तो ये क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है, तो सौरमंडल का सदस्य जो नहीं है वो नक्षत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए एक हीटर का तंतु बना होता है, तो हीटर का तंतु जो होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आनुवंशिकता का जनक कौन है, तो आनुवंशिकता का जनक जो है ये ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हीगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, और लिनियस जो है इनको वर्गीकी का पिता यानी कि वर्गीकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनोमी, फादर ऑफ टैक्सोनोमी इनको कहा जाता है, लिनियस को, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी डिटेल के साथ आपको बताते चलूं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत करके मैं आपके लिए कंटेंट कलेक्ट करता हूं, तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। जीनर डायोड जो है एक ऐसा डायोड है जो साधारण डायोड की तरह बिजली को आगे की दिशा में बहने को ही नहीं, बल्कि वोल्टेज जब ज़्यादा होता है तो उल्टी दिशा में बहने को अनुमति देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस तरह से ये काम कर रहा है, तो एक नियंत्रक रूप में, तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टता नियंत्रक। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, तो पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, और जो भोज्य पदार्थ हैं वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जाते हैं। उसके बाद देखिए निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नहीं पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रोमीन दिया गया है, ब्रोमीन के बारे में सुन लीजिए। ब्रोमीन का अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका विन्यास लिखते हैं तो देखिए 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। ठीक है, काउंट कर लीजिए, 35 हो जाएगा, 2 2 4 6 10 10 और 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 और 5 35। ठीक है, अब देखिए ये 4p अगर 6 हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा ना। देखिए सब पे जो है p6 पर स्टेबल होता है, आपको पता है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये साझा कर लेगा, तो 2 ब्रोमीन है, यानी कि एक दूसरे से साझा कर लेंगे, इनके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये बिल्कुल जो है ये
इलेक्ट्रॉन इनके क्या हो जाएंगे, युग्म में हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस अमोनिया से क्रिया करके देता है। अच्छा, डाइबोरेन B2H6, उसके बाद कह रहा है कि ये अमोनिया से 2NH3 ये अमोनिया है, 120 डिग्री पर इसको क्या किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। तो ये क्या देता है, B2H6 इंटू 2NH3 देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिनट, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बोरेजिन, इसको बोरेजिन कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समान है, ठीक है, किसका वेग अधिक होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। तो जल चक्र में वर्षण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है, जल का संघनन होता है, संचलन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, तो गर्म करने पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध का जो है वो कम हो जाता है, यानी कि घटता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एसआई मात्रकों में बोल्ट्जमान नियतांक का मान है, बोल्ट्जमान नियतांक पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बोल्ट्जमान नियतांक जो है यह गैस नियतांक और अवगाद्रो नंबर के अनुपात के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। यह गैस नियतांक तथा अवगाद्रो नंबर के अनुपात के बराबर होता है, और इसका जो मान होता है वो आपका हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं है ग्लाइसिन। बाकी देखिए सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन जो है ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो देखिए फ्रेंड्स हैबर प्रक्रम के द्वारा जो है अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन होता है। राइट आंसर अमोनिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। पानी से बनने वाले जो बुलबुले में चमक होती है वह किसके कारण होती है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स रोग का जनक है एक। एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या होता है HIV वायरस से। HIV मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक वायरस है, यानी कि विषाणु से होता है। उसके बाद देखिए रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए, तो देखिए यह एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है, यही गलत दिया गया है। यह जो है एक अनुकर्मणीय परिवर्तन है, ठीक है, अनुत्कर्मणीय है, यह उत्कर्मणीय नहीं अनुत्कर्मणीय है। अनुत्कर्मणीय का मतलब क्या होता है, एक बार अगर वो परिवर्तित हो जाता है दूसरे स्टेट में, दूसरे फॉर्म में, तो फिर से दोबारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि यह अनुत्कर्मणीय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ऊर्जा का भी परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही है। एक नया उत्पाद का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। तो गलत कथन, असत्य कथन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर देख लीजिएगा कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। विडाल टेस्ट जो है यह टाइफाइड की जांच में होता है, और टाइफाइड जो होता है यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। तो देखिए साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है, इसी से टाइफाइड होता है, यानी कि विडाल टेस्ट किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है, तो देखिए मादा प्रजनन तंत्र का जो भाग इसमें से नहीं है वो आपका हो जाएगा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो है यह नर प्रजनन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि बायोफ्राइटा जो है पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो बायोफ्राइटा पादप जो है यह पाए जाते हैं कहाँ, तो नम एवं छायादार आवासों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है, तो ये जो पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि है यह संपूर्ण शरीर पर पाया जाता है, तो राइट आंसर पूरे शरीर पर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब, खाली स्थान दिया गया हो, तो अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सोनार में किस प्रकार की तरंगे प्रयुक्त होती है? तो सोनार जो है यह नौ संचलन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और फ्रेंड्स यह पानी की सतह पर वस्तु की स्थिति का पता लगाता है। और सोनार में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 20,000 हर्ट्ज, यहाँ 20,000 हर्ट्ज में लिख दे रहा हूँ, या फिर 20 किलो हर्ट्ज, एक ही बात है, आप 20,000 हर्ट्ज कह लीजिए या फिर 20 किलो हर्ट्ज कह लीजिए। इससे ज़्यादा आवृत्ति की जो ध्वनि तरंग है उनको पराध्वनि तरंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्रव्य ध्वनि तरंग ऑडिबल जिनको कहते हैं, तो ऑडिबल होता है कितना? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, जिसको मनुष्य की कान सुन सकने में सक्षम है। और 20 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि तरंग है उनको अवश्रव्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो इसमें टंगस्टन मौजूद नहीं होता है, बाकी आयरन, क्रोमियम और निकेल अवेलेबल होते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ हैं, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और कोशिका में पूछा गया है आनुवांशिक पदार्थ, तो ये डीएनए है। क्या है फ्रेंड्स? डीएनए है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? सबसे कम खपत होती है एलईडी लाइट में, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सीएफएल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, खाली स्थान दिया गया है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो बीज जो होते हैं फलों के भीतर किसमें होते हैं? तो एंजियोस्पर्म में, यानी कि आवृत बीजी हिंदी में कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। और बीज जो है फलों के बाहर किस में होते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म में होते हैं, जिनको कि अनावृत बीजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार जो है एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी कुल ऊर्जा जो हो, जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो कुल ऊर्जा उसकी नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो ये 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव देह के कारण होता है वह क्या है? तो मस्तिष्क ज्वर जो है फ्रेंड्स यह संक्रमण के कारण होता है, जीवाणु के संक्रमण का कारण। ठीक है, तो राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है यह कॉपर, जिंक और टीन से बना है। कॉपर, जिंक और जिंक यहाँ पर है और टीन से बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच की प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच की प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 अलग अलग रंगों में ये विभाजित हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम बैगनी रंग का होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, यानी कि इसका विचलन कम होगा। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, यानी कि इसका विचलन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये डर्मेटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है यह रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो इसमें से रूपांतरित तना जो है ये आलू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि क्लोरोफिल खाली स्थान दिया गया है कि उपस्थिति में बनता है? तो क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं उनको? तो इनको कहा जाता है हैलोफाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। तो इसमें से समान किसका किसका है एक बार देख लीजिए ध्यानपूर्वक, फिर आंसर बताइए। तो ये देखिए वेग और चाल का हो जाएगा, वेग का मीटर पर सेकंड और चाल का भी मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद देख लीजिएगा एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो ये शून्य होगा। याद रखेंगे एक समान गति वाले वेग समय जो आलेख है इसका ढाल शून्य होता है। उसके बाद देख लीजिएगा कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि जो है ये लैरिंग्स के द्वारा, किसके द्वारा, लैरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि कंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लैरिंग्स भी कभी कभी लिखा मिलेगा आपको ऑप्शन में। निम्न में से कौन सी दवा पीड़ाहारी है, तो इसमें से पीड़ाहारी नवलजीन है। देखिए एस्ट्रोपोटोमाइसिन और पेनिसिलिन जो है ये प्रतिजैविक हैं और नवलजीन जो है ये पीड़ाहारी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है और उसकी चाल जो है दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। देखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप जो सॉल्यूशन है उसमें से हाफ mv² जो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है उसको बाहर करेंगे, हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा। देखिए गतिज ऊर्जा का कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। ठीक है, हाफ mv² होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप सॉल्व करेंगे हाफ mv² को अब बाहर निकालेंगे, कैसे तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक और क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ जाएंगे। देखिए द्रव्यमान आधा कर रहा है तो हाफ तो पहले से ही है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि चाल दुगुनी हो जाए। ठीक है, तो यानी कि v की जगह ये 2v हो जाएगा और ये दुगुनी हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए एक बार, ये हाफ m/2 और ये कितना हो जाएगा 4v² हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आप सॉल्व करेंगे उसमें से आप हाफ mv² को बाहर करेंगे, तो हाफ m और v² हम बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है, हाफ mv² मैंने बाहर निकाल दिया, गुना बचा क्या है यहाँ पर, तो नीचे में 2 है ऊपर में 4 है, तो 2 दूना 4 यानी कि बचा कितना, गुना 2 बचा। फॉर्मूला बाहर आपने निकाल दिया, बचा कितना 2 बच गया, तो 2 गुना, यही आपकी आंसर हो गया। आगे हम एक और प्रश्न मिलेगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आपका स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो इसमें से देखिए बाघ स्तनधारी है, चमगादड़ है, डॉल्फिन है। छिपकली जो है यह सरीसृप वर्ग में आता है, रेप्टाइल है ये। उसके बाद देखिए निम्न में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, तो ये लैक्टिक एसिड है। ठीक है, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। और यहाँ देखिए ओलेरिकल्चर जो है यह वेजिटेबल ग्रोइंग यानी कि जो सब्जियों की खेती है उसका अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी जो है ये फलों की खेती कहलाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये लिनियस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। स्वपोषी घटक यानी कि खुद अपना भोजन बनाएं, हरे पौधे हैं, नीलहरित सवाल है, स्वपोषी घटक अपघटक नहीं है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, ये है। तो नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आसमान का नीला रंग होने का कारण, तो नीला रंग होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि कोशिका भित्ति, खाली स्थान दिया गया है, कोशिका में अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है। तो कोशिका भित्ति जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाता है तो कवक की काइटिन से बनी होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, उपभोक्ता ये हिरण है, पादप जो है ये उत्पादक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उपभोक्ता प्राथमिक हिरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, राइट आंसर इसका हो जाएगा। मीथेन गैस जो है इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला CH4 होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, यह ओजोन परत के क्षय में उत्तरदायी है।
अगला प्रश्न देखिएगा कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो ये विटामिन के है। क्लियर, विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारी जल का अनुभार। देखिए एक भारी जल पूछा जाता है और एक सामान्य जल का अनुभार पूछा जाता है। तो भारी जल का जो है ये D2O है, इसका अनुभार कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सामान्य जल का यानी कि H2O का अनुभार कितना होगा, 18 होगा। तो दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो इसको स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। उसके बाद देखिए संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा, टेरिलिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि एक वस्तु का वेग दुगुना, देखिए प्रश्न मिल गया, वस्तु का वेग दुगुना हो गया तो उसकी गतिज ऊर्जा, देखिए हाफ mv²। मास में कोई परिवर्तन नहीं किया गया द्रव्यमान का, सिर्फ कहा गया है कि वेग दुगुना हो जाएगा, तो हाफ m2v² हो जाएगा। हो गया, आइए ऊपर लिख देता हूँ, फिर सॉल्व कीजिए। हाफ m, अब इसमें से मैंने बोला था निकालना क्या है आपको, 4v² हो जाएगा। ऐसे पूरा एक बार सॉल्व कर दीजिए और फिर देखिए मैंने बताया था कि हाफ mv² आप बाहर कीजिए। तो देखिए यहाँ से जब आप हाफ mv² बाहर करेंगे, हाफ mv², तो बचेगा कितना, 4 बच गया ना, हाफ mv² आ गया तो गुना 4 बच गया। तो फार्मूला सेम हो जाएगा, जो बच गया वो उतना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अकोशिकीय जीव है, तो इसमें से अकोशिकीय जीव जो है ये विषाणु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। अगला प्रश्न देखिए मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो यह भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीलहरित शैवाल क्या है, तो यह स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, अभी हम लोगों ने ऊपर कवर किया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन जो है यह विटामिन B12 का नाम है। ठीक है, कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा द्रव्यमान जो है ये अल्फा कण का होगा। उसके बाद देखिएगा कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, केसर वर्तिकाग्र से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न देखिएगा 74 नंबर, कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया अभी आपको कि मीथेन को कहा जाता है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। उसके बाद देखिएगा कि लेंस की शक्ति का संबंध है, लेंस की शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f होता है, f फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इसका यूनिट क्या होता है, लेंस का पावर का डायोप्टर होता है। उसके बाद देखिएगा कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति परास क्या है, मैंने बताया था आपको 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज, जो भी कह लीजिए, 20,000 हर्ट्ज इक्वल टू 20 किलो हर्ट्ज होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, वर्मी हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है, तो इसमें से सबसे उच्च चालक आपसे पूछा गया है, तो ये आपका चांदी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो यह शून्य होती है, सॉरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन से हैं, तो जस्ता है, बिस्मथ है, नमक है, तांबा, चांदी, ये सभी प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं, इनका चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होता है। उसके बाद देखिए वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सटन और बोमेरी। ठीक है फ्रेंड्स, वाल्टर सटन और थियोडोर बोमेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसमें से लकड़ी का जंगला जो है यह रासायनिक परिवर्तन है, बाकी देखिए सभी जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स यह है एपीकल्चर। ठीक है, रेशम का जो कीट होता है उसका पालन सेरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद वर्मी कल्चर आपको पता ही है,
हॉर्टिकल्चर के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बागानी जो है। उसके बाद देखिए, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, सौर जल हीटर से आप उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? तो सूर्य से मिल रहा है। अगर यहाँ पर बादल छाए हुए हैं ऊपर आसमान में तो एनर्जी नहीं मिलेगी और जल गर्म प्राप्त जल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो ये CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान इन सभी में सबसे अधिक है, तो जड़त्व इसी का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? तो ये उत्पाद कौन सा है फ्रेंड्स? ये है आपका मैलिक एसिड। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विद्युत धानी तत्व का निकलना। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो यह अवतल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल याद रखेंगे दाढ़ी बनाने में, जो हजामती शीशा है उसका, हजामती दर्पण में। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है सोलर कुकर में किया जाता है। नाक, कान, आँख, गला के जो डॉक्टर हैं वो जिस लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो यह घटक जो है ये सिलिका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमेन संपुट जो है यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। यह नेफ्रॉन की प्यालेनुमा जो संरचना है उसी को कहा जाता है, तो उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो ये आपको सिनकोना हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसको? लैक्टोज को। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में, इसी से रिलेट करके आप याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है तो लैक्टिक से लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि XeO2F2 की आकृति कैसी होगी? तो यह आकृति कैसी होगी इसकी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया था? तो ये किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है फ्रेंड्स, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, शायद रिपीट हो गया है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये विटामिन ए है। इसको रेटिनॉल कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह सवालों का अध्ययन है। ठीक है, फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी है, ये कवक का अध्ययन कहलाता है। 99 नंबर है कि निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100 नंबर कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे? तो ये -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, ये आपके लिए है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिएगा और वीडियो को निश्चित रूप से फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।